हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइंडिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। यानी जो कैंडिडेट ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और जिनका तीसरा सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, उनके सिलेबस में दे रखा है वाइंडिंग का चैप्टर। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से यानी इस टॉपिक में से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम लगा रहे हैं दोस्तों पार्ट 1 और बाकी के क्वेश्चंस लेके आएंगे हम पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें आज का हमारा पार्ट 1 वाइंडिंग। तो वाइंडिंग से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, तो आर्मेचर या स्टेटर करोड़ के खांचों में जो क्रमबद्ध विधि से चालकों को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनका संयोजन करना ही वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है 2 नंबर प्रश्न, वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? अगर आपसे पूछा जाए वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी? पहली होती है बंद कॉइल वाइंडिंग, दूसरी होती है खुली कॉइल वाइंडिंग। अगला है 3 नंबर प्रश्न, वैद्युतिक मशीनें कितने प्रकार की होती है? अगर आपसे कोई पूछे वैद्युतिक मशीनें कितने प्रकार की होती है तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली। यानी जो वैद्युतिक मशीनें होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा पर चलने वाली, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा वैद्युतिक मशीनों में क्या अंतर है या क्या समानता है? यानी जो दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा की वैद्युतिक मशीनें होती है उनमें क्या अंतर होता है? तो इन दोनों प्रकार की मशीनों में एक भाग हमेशा स्थिर रह जाता है और जो दूसरा भाग होता है वो सचल होता है या घूर्णन करता है या गति करता है। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, किसी मशीन के मुख्य भाग से आप क्या समझते हैं? यानी कोई भी मशीन का जो मुख्य भाग है उससे आप क्या समझते हैं? तो यह वह भाग है जिसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, वाइंडिंग सामग्री को किन वर्गों में रखा जा सकता है या कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? यानी जो वाइंडिंग की सामग्रियां होती है तो उनको कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? पहला होता है चालक सामग्री, दूसरा होता है अचालक सामग्री, तीसरा होता है सोल्डर एवं फ्लक्स। अगला है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, चालक सामग्री में प्रयुक्त होने वाले चालक तार कौन कौन से होते हैं? यानी जो चालक सामग्री है उसमें प्रयुक्त होने वाले चालक तार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनेमल्ड, सुपर इनेमल्ड, सिंगल कॉटन कवर्ड, डबल कॉटन कवर्ड, सिंगल सिल्क कवर्ड, डबल सिल्क कवर्ड, PVC कवर्ड, तांबे का तार आदि। अगला है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, सुपर इनेमल्ड तार की विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है? यानी जो सुपर इनेमल्ड तार होता है उसकी जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो तार की मोटाई पर करती है। अगला है दोस्तों 9 नंबर, अचालक सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है? यानी अचालक सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है वाइंडिंग के अंदर? जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उस वक्त अचालक सामग्रियाँ जो काम में ली जाती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है अचालक कागज़, माइकानाइट पेपर, अचालक कपड़ा, अचालक टेप, अचालक स्लीव, फाइबर, बांस, धागा और वार्निश। अगला है दोस्तों 10 नंबर, फ्लक्स का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी जो फ्लक्स होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो ऊष्मा के कारण जो धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हमेशा फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस समय ऑक्सीकरण को रोकने के लिए फ्लक्स का उपयोग करते हैं। अगला है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, फ्लक्स मूलतः क्या होता है? यानी जो फ्लक्स है वो क्या होता है?
तो यह रेजिन पदार्थों से बनी एक लेई होती है, यानी जो रेजिन पदार्थ होते हैं उनसे बनी एक लेई होती है जिसको फ्लक्स बोला जाता है। अगला है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, रेजिन कार्ड सोल्डर किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई रेजिन कार्ड सोल्डर किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका आंसर होगा यदि सोल्डर तार में फ्लक्स भर दिया जाए तो उसे रेजिन कार्ड सोल्डर कहते हैं। यानी कोई सोल्डर तार में फ्लक्स भर दिया जाए तो उसे रेजिन कार्ड सोल्डर बोलते हैं। अगला है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, अचालक कागज़ कौन कौन से होते हैं। यानी जो अचालक कागज़ है वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं लेद्रोइड पेपर, फ्रेश फान पेपर, ट्रिप्लेक्स पेपर और मिलीनेक्स पेपर। अगला है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, अचालक टेप कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों, आपको याद रखना है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो पहला है कॉटन टेप, दूसरा है एम्पायर टेप, तीसरा होता है फाइबर ग्लास टेप। अगला है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो वाइंडिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। तो 2 एक्टिव कंडक्टर्स तथा 2 एंड कनेक्शंस से बने लूप को वाइंडिंग एलिमेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाइंडिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, यानी 2 जो एक्टिव कंडक्टर्स होते हैं या चालक तथा 2 एंड कनेक्शन से जो बने लूप को वाइंडिंग एलिमेंट बोलते हैं। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, एक्टिव साइड से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव साइड कॉइल का वह भाग है जो आर्मेचर क्रोड के खांचों में अवस्थित रहता है तथा इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी जो एक्टिव साइड से आप क्या समझते हैं ऐसा पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो एक्टिव साइड कॉइल का वह भाग होता है जो आर्मेचर क्रोड के खांचे में अवस्थित रहता है तथा इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। अगला दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, इनएक्टिव साइड कौन सी होती है। तो अगर बात की जाए इनएक्टिव साइड की तो वो कौन सी होती है, वो होती है फ्रंट एंड कनेक्शन तथा बैक एंड कनेक्शन। अगला है दोस्तों 18 नंबर, पोल पिच किसे कहते हैं। यानी पोल पिच किसे कहते हैं, तो 2 जो संलग्न पोल्स होते हैं उनके बीच की दूरी को पोल पिच बोलते हैं। अगला है दोस्तों 19 नंबर, औसत पिच की गणना करने का सूत्र बताइए। यानी अगर हमें औसत पिच निकालना हो तो उसके लिए ये सूत्र होता है, औसत पिच बराबर में फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटे में 2। अगला है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, डबल लेयर वाइंडिंग किसे कहते हैं। यानी डबल लेयर वाइंडिंग किसे कहते हैं, जब प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में 2 कॉइल पार्श्व स्थापित किए जाते हैं तो उसे डबल लेयर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, डबल लेयर वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो जब प्रत्येक आर्मेचर स्लॉट में 2 कॉइल पार्श्व स्थापित कर दिए जाते हैं तो उसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। अगला है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, दिष्ट धारा आर्मेचर वाइंडिंग पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है। तो वो होती है रिंग या ग्रामे वाइंडिंग, दूसरा है ड्रम वाइंडिंग। ठीक है, यानी दिष्ट धारा आर्मेचर वाइंडिंग पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है, पहला है रिंग या ग्रामे वाइंडिंग और दूसरा होता है ड्रम वाइंडिंग। अगला है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, रिंग या ग्रामे वाइंडिंग पद्धति से आप क्या समझते हैं। यानी जो ये रिंग या ग्रामे वाइंडिंग पद्धति है उससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इस पद्धति में आर्मेचर कोर एक छल्ले के आकार की होती है और उस पर स्प्रिंग की आकृति में वाइंडिंग लपेटी जाती है। यानी इस पद्धति के अंदर हमेशा जो आर्मेचर कोर होती है वो एक छल्ले के आकार की होती है और उसके ऊपर स्प्रिंग की आकृति में वाइंडिंग लपेट दी जाती है। अगला है दोस्तों 23 नंबर, दिष्ट धारा आर्मेचर वाइंडिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। यानी दिष्ट धारा आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की दोस्तों। पहली होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग।
अगला है 24 नंबर प्रश्न, लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं उसे लैप वाइंडिंग बोलते हैं। यानी जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के जो संयोजक होते हैं या जोड़ होते हैं उसके सिरे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं उसे लैप वाइंडिंग कहा जाता है। अगला दोस्तों 25 नंबर, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? यानी जो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है दोस्तों 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, दूसरी होती है ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग और तीसरी होती है क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग। तो आपको याद रखना है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स। अगला दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, ट्रिप्लेक्स में कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? यानी जो ट्रिप्लेक्स होती है उसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, लैप वाइंडिंग की एक विशेषता बताइए। यानी जो लैप वाइंडिंग होती है उसकी एक विशेषता क्या है? तो लैप वाइंडिंग का उपयोग उच्च विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए किया जाता है। तो लैप वाइंडिंग की एक विशेषता यही है दोस्तों, क्योंकि लैप वाइंडिंग का उपयोग उच्च विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में फ्रंट पिच का सूत्र बताइए। यानी जो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है उसमें फ्रंट पिच का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रंट पिच बराबर में Z/P प्लस में 1। आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है दोस्तों। Z/P प्लस में 1, ये इसका होता है, देख लेना। अगला है दोस्तों 29 नंबर, वेव वाइंडिंग किसे कहते हैं? यानी जो वेव वाइंडिंग है उस तो किसे कहा जाता है वेव वाइंडिंग? यानी जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के संयोजक सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं उसे वेव वाइंडिंग बोलते हैं। यानी जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल्स के जो संयोजक सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं उसे हमेशा वेव वाइंडिंग बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, वेव वाइंडिंग की 2 विशेषताएं बताइए। यानी जो ये वेव वाइंडिंग होती है उसकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो पहली विशेषता है तो दोस्तों इसकी यह एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग होती है, और दूसरी विशेषता है इसकी इसमें एक कॉइल स्थापित करने के बाद ही दूसरी कॉइल स्थापित कर दी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगले पार्ट के अंदर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे वाइंडिंग के। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी अभी तक नहीं किया है। यानी जो कैंडिडेट्स तीसरे सेमेस्टर में हैं और ITI कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। हम आपके लिए सभी चैप्टर्स लेके आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।